एवरीवन, माय क्यूट लिटिल वांगशियन फैमिली। हम तन टोल्ड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। वांगजी और मैडम लैनली के वहाँ से जाने के बाद मिनशिया ने कहा, आंट प्लीज़ बैठ जाइए। वही मैडम लान अपने विचारों से बाहर आई। उन्होंने मिनशिया की ओर क्षमा याचना के साथ और शर्मिंदगी से देखा और बोली, आई एम सॉरी मिनशिया, वांगजी बहुत जिद्दी है, लेकिन चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से एक रास्ता खोज लेंगे। मैंने केवल तुम्हें ही अपनी डॉटर इन लॉ के रूप में पहचाना है, शिया ने नोट किया। देन उसने कहा, मुझे आप पे भरोसा है आंटी, आप आराम करें, मैं जा रही हूँ। मैडम लान ने नोट किया और शिया वहाँ से उठ के चल दी। उसने मन में सोचा, मैंने सोचा था कि ये अहंकारी महारानी अपने पक्ष में करके मुझे वांगजी मिल जाएगा। ये अपने बेटे को नियंत्रित भी नहीं कर सकती। लान वांगजी, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। वहीं वांगजी अपनी दादी के साथ विंग के कक्ष की ओर चल गया। तभी मैडम लैनली ने उससे पूछा, तुम अपनी पत्नी के बारे में कुछ तो बताओ। वांगजी की दादी ने महल छोड़ दिया जब वो 7 साल का था, लेकिन नन्हे वांगजी को अपनी दादी से बहुत लगाव था, इसीलिए वह आज भी उन्हें याद करता था। महारानी डुगोगर शांति चाहती थी, इसीलिए वे वापस नहीं आई, जिससे महारानी जेनेलिया को भ्रम हुआ कि वो वापस कभी नहीं आएंगी। वांगजी, उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने कहा, दादी माँ, आपने मुझे बचपन में सिखाया था कि पति और पत्नी जीवन के बराबर हिस्से हैं जिसे वो साझा करते हैं और वो एक दूसरे को पूर्ण करेंगे तथा एक दूसरे की अपूर्णता की भरपाई कर अपनी पूर्णता प्राप्त करेंगे। आइन के बारे में मैं बस इतना ही कह सकता हूँ, आपने मुझे जो भी सिखाया था उसने सिद्ध कर दिया। उसके बिना मैं अपूर्ण हूँ। वह मेरी बेचैनी आत्मा की शांति की तरह है, लेकिन मैं उसके बारे में ऐसा नहीं कह सकता। वहीं लंजा की बातों को सुनकर लैनली के ओठों में एक मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने अपने मन में ही विंग की छवि बनाने। वो वांगजी के साथ जब विंग के कक्ष के अंदर आई, विंग सोफे पर बैठा हुआ था। उन दोनों की उपस्थिति देख विंग ने चारों ओर देखा। जब विंग ने वांगजी और उनके बगल में एक बूढ़ी औरत को देखा तो वो तुरंत उसे पहचान गया और उसने उठने की कोशिश की। तभी लैनली ने कहा, ऐसा मत करो, यह ठीक है। वो विंग की ओर गई और एक पल के लिए उसकी सुंदरता से आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने अपने मन में सोचा, मेरे ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड बहुत ही सुंदर होंगे, और वो खुद ही विंग के पास बैठ गई। फिर उन्होंने वांगजी की ओर देखा और कहा, तुम अभी भी यहाँ क्यों? वही वांगजी कंफ्यूज हुआ। तभी लैनली ने कहा, यह आपकी पत्नी के साथ मेरी पहली मुलाकात है, हमें बहुत सी बातें करनी है, इसीलिए तुम बाहर जाओ और हमें शांति में से और एकांत में बातें करने दो। वांगजी ने कन्फ्यूजन में अपनी पलकें झपकाई और कहा, दादी, मैं आपका लाडला और इकलौता पोता हूँ, आप मुझे बाहर जाने की कह रही हैं। तो लैनली ने सिर को नोट किया। वांगजी ने कहा, रियली? देन उसने एक असहायतापूर्वक आह भरी और वहाँ से चला गया। जब सभी लोग विंग के कमरे से चले गए तो विंग और महारानी ड्रोवर इस वक्त कक्ष में अकेले थे। विंग ने धीरे से कहा, नमस्कार रॉयल ग्रैंडमा। तभी ड्रोवर ने भी कहा, मुझे आशा है तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी होंगी, ठीक तुम्हारे नाम की तरह। वही विंग ने भी कहा, आपके आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दादी। तो मैडम लैनली ने कहना स्टार्ट किया, विंग, तुम बहुत सुंदर हो, और सबसे महत्वपूर्ण बात, तुम और वांगजी एक दूसरे के लिए एकदम सही लगते हो। और तुमसे प्राप्त गुप्त पुस्तक में मुझे यह निष्कर्ष निकाल सकती हूँ कि तुम भविष्य की महारानी बनने के लिए एक पर्याप्त बुद्धिमान व्यक्ति हो। क्या आप दूसरों की चाल का पूर्वानुमान लगा रहे हैं? तभी विंग ने कहा, मैं शायद अपने शत्रुओं से कुशलतापूर्वक निपटने में इतना बुद्धिमान नहीं हूँ, अन्यथा मैं बरसों पहले ही हमारे साम्राज्य का उत्तराधिकारी दे सकता था। वहीं लैनली ने शॉक्ड होते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? विंग ने रॉयल ग्रैंडमा को अपने संभावित संदेह के बारे में सब कुछ बता दिया। कोई उसकी गर्भावस्था टाल रहा है और महारानी का वांगजी के लिए दूसरी पत्नी या अधिक पत्नी लाने का इरादा। विंग ने अपने मन में सोचा, जब मुझे वांगजी और मिनशिया के बीच स्विंग मुद्दे के बारे में पता चला तो मुझे पता था
कि मिंशिया महारानी को सब कुछ बता देगी और महारानी चुपचाप नहीं बैठेंगी और वो जल्द ही नई चालें शुरू कर देंगी। इसीलिए मैं चाहता था कि जब तक बच्चे का जन्म ना हो और रानी उन्हीं का सच सबके सामने ना आए, तब तक कोई महारानी को अपने स्थान पर बनाए रखे। तभी मुझे मैडम लाइनली का ख्याल आया। उर्फ ये सम्राट की माँ है, जिनके बारे में वांगी ने कई बार बात करता था, और ये वही है जिससे महारानी भी डरती है। ये पूरी तरह से दादी का निर्णय होगा कि वे कुछ दिनों के लिए महल आना चाहती हैं या नहीं। सौभाग्य से उन्होंने महल आने और मेरे बच्चे के जन्म तक रहने के मेरे अनुरोध को स्वीकार कर लिया। साथ ही दोस्तों के मुखौटों के पीछे छिपे दुश्मनों से निपटने में मेरी मदद भी करेंगी। विंग ने दादी को अपनी आसन्न गर्भावस्था से लेकर हाल ही में हुए अकथित घटनाओं के बारे में भी सब कुछ बताया। वहीं जब मैडम लैनली को यह सब कुछ पता चला तो उन्होंने कहा, विंग, जब मैं यहाँ हूँ तो अब तुम्हें अपनी मदर इन लॉ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि बाहरी दुश्मनों से निपटने के दौरान तुम्हें तुम्हारे हस्बैंड साथ देंगे, लेकिन जब बात उसकी माँ की होगी तो वो तुम्हें किसी और की ज़रूरत होगी। मैं ये नहीं कह रही कि वह बिना किसी शर्त तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा। नहीं, वह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। पर यह सिचुएशन बहुत मुश्किल भरी होगी, जहाँ उसे तुम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। इससे उसे उतना दुख भी होगा, और इसीलिए मैं इसे नियंत्रण में रखने के लिए तुम्हारे साथ हूँ। विंग ने अपनी आभार भरी आवाज़ में कहा, धन्यवाद दादी माँ, मुझ पर विश्वास करने और भरोसा करने के लिए। वहीं लैली ने कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं यह सब साम्राज्य और रॉयल फैमिली के भविष्य और भलाई के लिए कर रही हूँ। मैं यह सब अपने लिए भी कर रही हूँ, उस बोझ को कम करने के लिए जिससे मैं बरसों से ढो रही हूँ। उन्होंने अफसोस भरी और पुरानी यादों को याद करते हुए कहा। वहीं थोड़ा कंफ्यूज हुआ। वहीं लैली ने गंभीर बातचीत को एक तरफ करते हुए विंग के स्वास्थ्य के बारे में पूछा। आपके गर्भ में जुड़वा बच्चे हैं, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए आइंग। तो विंग ने कहा, मैं ठीक हूँ दादी। वहीं लैली ने विंग के घर में पल रहे बच्चों की बात करना शुरू कर दिया, जिन्होंने अभी जवाब में एक किक की थी। विंग हंसा और उसने कहा, ये आपको पसंद कर रहे हैं दादी। लैली ने भी खुश होते हुए कहा, दोनों ने कई विषयों पे बात की और कभी कभी हंसते भी रहे। वहीं कुछ घंटों बाद लैली जाने के लिए खड़ी हुई और उन्होंने कहा, अब मैं अपने कक्ष में जाऊंगी। जब मैं यहाँ आई थी तो यह जानकर कि हम अपनी माँ के कक्ष में मौजूद हैं, मैं सीधे वांगजी से मिलने गई थी। वहीं विंग ने जब दादी लाइन के खड़े ना होने के लिए कहा, उसने बैठे बैठे ही सिर हिला दिया। तभी लैली ने कहा, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगी। मैडम लाइन जब कक्ष से बाहर आई तो उन्होंने देखा कि वांगजी विंग के कमरे के बाहर दीवार से टिककर खड़ा हुआ है। उन्होंने वांगजी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ कब से खड़े हो? वहीं वांगजी ने अपनी दादी की ओर राहत भरी नज़रों से देखा कि आखिरकार उनकी बातचीत खत्म हो गई। उसने कहा, उस क्षण से जब से आपने मुझे कक्ष से बाहर निकाला था। लैली ने वांगजी की ओर अविश्वास भरी नज़रों से देखा और वहाँ से बाहर चल दी। तभी वांगजी ने कहा, दादी मुझे आपकी मदद करने दें। तभी वह लान को रहना गए और उन्होंने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है वांगजी, मैं यहाँ हूँ। उन्होंने अपनी माँ को झुककर वो किया और उनका आशीर्वाद लिया। फिर एक मुस्कान के साथ कहा, माँ आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। लैली ने वांगजी की ओर देखा और कहा, लंजा तुम जाओ और विंग का ख्याल रखो। वांगजी ने नोट किया और वहाँ से चला गया। वांगजी अपने कमरे में वापस गया। वहीं सम्राट अपनी माँ के साथ उनके कक्ष में भावात्मक पुनर्मिलन हुआ। सम्राट के साथ काफ़ी समय बिताने के बाद दादी लान सोने चली गई। दिन ऐसे ही बीत गए बिना किसी त्रासदी के, जो समाप्त हो गए। वहीं अगली सुबह जब लैली उठी तो उन्हें अपने कक्ष में सुबह के स्वागत के लिए कई मेहमानों को बुलाया, जिनमें उनकी बहू रानी यूनी और राजकुमारी मिंसिया भी शामिल थी। मैडम लान ने झुकते हुए कहा, नमस्ते माँ। वहीं मिंसिया ने भी महारानी डोबगर को विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। वहीं महारानी जिनेलिया को झुकते देख और किसी से डरते देख उन्हें आश्चर्य हुआ। वहीं लैली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। वह देख सकी कि यूनी सत्ता की भूख में महारानी जिनेलिया के समान है। उन्होंने अपने मन में सोचा,
यह रानी यूनी वास्तव में महत्वाकांक्षी और चालाक और अविश्वसनीय दिखती है। उन्होंने सिर हिलाया और यूनी और मिनशिया को खारिज कर दिया। रानी यूनी को अनिच्छा से वहां से जाना पड़ा, जबकि मिनशिया अपनी मर्जी से वहां से चली गई। तभी जब वो वहां से चले गए, तब लैनी ने अपनी घृणा भरी आवाज में कहा, लगता है तुम अब भी पहले की तरह स्वार्थी हो। महारानी ने शिलेनिया थोड़ा घबरा गई। वो समझ नहीं पाई कि क्या बोले। वो नहीं चाहती कि उनके सास उनकी योजनाओं में खलल डाले। तभी लैनी ने कहा, मुझे पता है तुम उस लड़की मिनशिया के साथ क्या योजना बना रही हो। मुझे आश्चर्य हुआ, अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के बाद भी तुमने अपनी गलतियां सुधारने का प्रयास नहीं किया। जब महारानी चिलेनिया ने कुछ नहीं कहा, तो लैनी ने अपनी बात जारी रखी। यह सिर्फ मेरे पति द्वारा नशे में आपके पिता को दिए गए एक वादे के कारण है कि मेरे बेटी को अपनी पहली पत्नी के रूप में आपसे शादी करनी पड़ी, उस महिला को छोड़कर जिसने उसके दिल पर कब्जा कर लिया था। और जब मैंने उसे दोबारा विवाह करने के लिए राजी करना चाहा, तो आपने मेरे बेटे द्वारा गर्भावस्था की खबर पर दिए गए उस खोखले वादे का फायदा उठाया और उसकी एकमात्र पत्नी के रूप में रही। भले ही उसके लिए यह बहुत दुखद था, लेकिन मेरे बेटे ने एक सच्चे शाही और लान परिवार के वंशज के रूप में अपना वादा निभाया। अब तुम्हारा कर्म तुम्हारी बहू के रूप में वापस आ गया। तुमने अपने बेटे के लिए एक लड़की चुनी, लेकिन तुम्हारे पति ने किसी और से वादा किया था और अब आप अपने बेटे की दोबारा अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की योजना बना रही हैं। यह भी ना भूलें कि कुछ भी दिनों में आपके पोते पोतियां पैदा होने वाले हैं। एक बार फिर से किस्मत ने अच्छा खेल खेला। आपके बेटे को अपनी पत्नी के अलावा किसी और में कोई दिलचस्पी नहीं है। चलो देखते हैं मेरे परपोते पैदा होने के बाद क्या होता है। आखिरकार एक बच्चा अपने माता पिता के प्यार को और मजबूत करेगा, और यहाँ इस मामले में 2 बच्चे हैं। वहीं महारानी जिलेनिया को अस्थिर और बेचैनी सी महसूस होने लगी। तभी लैनी ने कहा, और जब तक मैं यहाँ हूँ तो मैं अपनी योजनाओं में सफल नहीं होने दूंगी। जेनेलिया, लालच में इतनी अंधी मत हो जाओ कि तुम सब कुछ खो दो। अब जाओ यहाँ से। वहीं जेनेलिया अपने गहन विचारों के साथ वहां से चली आई। अब महारानी अपनी योजनाओं की दिशा में एक कदम भी नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि उसकी खुद की मदर इन लॉ एक महान और शक्तिशाली महारानी थी, और उनकी आंखें जो कुछ दिखाया गया है उसे कहीं आंखें देख सकेंगी। वहीं इस दौरान रानी वहीं लॉन्ग को एहसास हुआ कि वे महारानी पर भरोसा नहीं कर सकती, क्योंकि महारानी डुबोगर के सामने वो शक्तिहीन प्रतीत होती हैं। उन्होंने शिया की ओर देखा और कहा, मिनशिया, अब हमें शॉर्टकट लेना होगा, भले ही वो एक चीप रास्ता है। वहीं शिया अपने ओठों को भींच रही थी। वो नहीं चाहती थी कि वांगजी से गलत समझे। वहीं रानी उन्हीं ने अपनी बेटी को एक ठंडी निगाह से देखा और कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कैसे होता है, लेकिन जब एक बार आपकी उससे शादी हो जाएगी तो वह आपसे प्यार करना सीख जाएगा। बस अब जब भी चाहे उसे सेटिस्फाई करो और उसे ढेर सारे बच्चे दो, बस इतना ही। वहीं दूसरी तरफ महारानी जिलेनिया अपनी सास के बारे शब्दों के बारे में सोचते हुए अपने कक्ष में आई। उसने अपने मन में सोचा, यह सच है कि बच्चे अपने माता पिता के प्यार को और अधिक मजबूत बनाते हैं। मेरे अपने जीवन में भी वांगजी की माँ के रूप में सम्राट का मेरे प्रति सम्मान और हमारे जीवन को आसान और गतिशील बनाता है। अन्यथा मेरे कारण अपने प्यार से शादी न कर पाने के बाद वह मुझे बहुत पहले ही छोड़ चुके होते, और इसीलिए मैं विंग से नफरत करने से खुद को नहीं रोक सकी, क्योंकि वह उस परिवार से ताल्लुक़ रखता है जिसने मेरा सब कुछ नष्ट कर दिया। वहीं दोपहर के समय वांगजी विंग की दोपहर की झपकी में खलल न डालने के लिए बेडरूम के बाहर ही इंतजार कर रहा था। तभी एक शाही नौकरानी आई। उसने सिर झुकाते हुए कहा, किंग, यह पत्र आपके लिए है। उसने वांगजी को एक पत्र दिया। वांगजी ने उसे लिया और नौकरानी को विदा कर दिया। उसने पत्र पढ़ा और उसका मुंह पिचक सा गया। उसने एक तरफ किया और नौकरानी को वापस बुलाया। नौकरानी वहाँ पर आई। उसने वो करते हुए कहा, जी किंग। तभी वांगजी ने कहा, मैं आपको इस निमंत्रण का उत्तर दूंगा जिस पर आपको भरोसा करना चाहिए, समझ गए? शाही नौकरानी ने वो करते हुए कहा, जैसे आपकी इच्छा किंग। जी ने कहना स्टार्ट किया, लान साम्राज्य के राजा के रूप में
मैं मेहमानों से रात्रि भोज के लिए निमंत्रित करने की सराहना करता हूँ, लेकिन परिस्थितियों के कारण, जिसमें भावी उत्तराधिकारी का जन्म भी शामिल है, मैं निमंत्रण स्वीकार नहीं कर सकता। इसके अलावा मेरे लिए अपनी पत्नी की उपस्थिति के बिना रात्रि भोज में शामिल होना उचित नहीं है, जहाँ एक युवा अविवाहित राजकुमारियाँ मौजूद हैं। इसीलिए आपको मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपना रात्रि भोज अपनी पत्नी के साथ करूँगा। आप अपना रात्रि भोज जारी रखें। नौकरानी ने झुककर प्रणाम किया और संदेश भेजने के लिए चली गई। वहीं वांगची ने अपने मन में सोचा, मैं मूर्ख नहीं हूँ कि अपनी माँ के इरादों के प्रति अंधा हो जाऊँ। आखिरकार वे बहुत लंबे समय से मुझे दूसरी शादी के लिए परेशान कर रही थी, और अगर उनकी सहेली की बेटी न हो जिसके साथ वे मुझे समय बिताने के लिए मजबूर करती हैं, तो वह उम्मीदवार कौन होगा? क्या वह यह नहीं समझ सकती कि मैं किसी और से शादी नहीं करूँगा? वहीं विंग के जागने के बाद वांगजी ने उन दोनों के लिए रात का खाना बनाया और दोनों ने मिलकर खाया। वहीं वांगजी ने विंग की ओर देखा और कहा, विंग प्लीज़। उसने अपने मन में सोचा, मैं चाहता था कि विंग हर समय बैठने और लेटे रहने की बजाय थोड़ी देर टहले। वहीं विंग ने कहा, नहीं लंजा, मेरे पास सचमुच घूमने के लिए कोई ऊर्जा नहीं है। तभी वांगजी ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, आई, यह तुम्हारे लिए है, बस एक छोटी सी सैर। पहले तो थोड़ा सा रोया और मुंह बनाया, फिर बाद में उसने कहा ठीक है, और फाइनली विंग ने अपनी हार स्वीकार कर ली और वांगजी के साथ टहलने चला गया, जिसमें उसकी सारी शारीरिक ऊर्जा खर्च हो गई। वहीं वांगजी और विंग वापस लौटे और वांगजी ने विंग को आराम से बिठाया। उसने अपने सीरियस वॉइस में कहा, आई, मैंने नौकरानी को ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उसे हमारी नौकरानी के जरिए पा लिया, जिन्होंने उस दिन देखा था, और हमारा शक सही निकला। वह रानी उन्हीं थी जिसने उसने तुम्हें यहाँ बुलाने के लिए कहा था। मेरा मानना है कि हमें कम से कम इस न्यूनतम साक्ष्य के साथ तुरंत मुकदमा शुरू कर देना चाहिए, ताकि हम किसी खतरे से बच सके। तभी विंग ने कहा, नहीं लंजा, मुझे लगता है उसका इरादा सिर्फ बदला लेने के लिए शाही परिवार को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। इससे भी कहीं बड़ा एजेंडा है। यह जानने के लिए हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा या उससे उसके अपराध कबूल करवाना होगा, और हम ऐसा करने के लिए सहमत हो गए थे। क्या हमारी बेटी या बेटियों के नाम तुमने तय कर लिए? विंग ने विषय बदलने की कोशिश की, क्योंकि मैंने अपने बेटे या बेटों के नाम पहले से ही तय कर लिए हैं। हाँ, हमने मिलकर इसके लिए एक नाम तय किया है, लेकिन फिर भी ये ठीक है। वहीं वांगजी ने एक्साइटेड आवाज़ में कहा, हाँ, मैंने भी 2 नाम चुने हैं, लेकिन अगर हमारी एक बेटी हुई तो मैं उसका कौन सा नाम रखूँगा, इस पर अभी फैसला करना बाकी है। वहीं विंग ने एक्साइटेड होकर कहा, मुझे बताओ। तभी वांगजी ने कहा, नहीं, यह एक सीक्रेट है। वहीं विंग ने अपनी पपी आइज दिखाते हुए कहा, लंजा। तभी वांगजी ने कहा, नहीं, अपनी ये पपी साइज मुझे मत दिखाओ, ये काम नहीं करेंगी। जब हमारे बच्चा पैदा होंगे और फाइनली तुम्हें नाम पता चल जाएगा। वहीं विंग ने अपना मुंह फुला लिया। रात में वांगजी ने देखा, जब सो गया था, उसने देखा कि विंग बिस्तर पर करवटें बदल रहा है। वहीं विंग की हरकतों को महसूस करते हुए वांगजी जाग गया। उसने विंग से पूछा, क्या हुआ? वांगजी ने विंग को बैठने में मदद की और फिर पूछा, क्या तुम कुछ देर सोए भी? विंग ने नोट किया, फिर अपने पेट को प्यार से सहलाया। वहीं वांगजी मुस्कुराया और उसने विंग को गले लगा लिया और फिर विंग के सिर को प्यार से पैट किया। वांगशियान के लिए अब यह आम बात सी हो गई है, क्योंकि रात में ऐसा कई बार होता है जब बच्चे जोर से किक मारते हैं और इससे विंग अपनी नींद से जाग जाता है। विंग ने कहा, ऐसा लगता है जैसे ये एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि मैं इन्हें हिलते हुए महसूस कर सकता हूँ। वांगशी ने नोट किया और कहा, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी प्रसव स्थिति नज़दीक है, जिसके कारण ये बहुत अधिक घूमते हैं। वहीं विंग ने वांगजी के कंधे पर अपना सर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। तभी वांगजी ने कहा, आई, मैंने तुम्हें अपना वचन दिया था, जिसका उपयोग तुम कभी भी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी समय कर सकते हो। वहीं विंग, उसकी आंखें खुल गईं। उसने वांगजी को गंभीरता से देखा और कहा, वांगजी, एक जिम्मेदार राजा के तौर पर यह आपके लिए अच्छा नहीं है। आपको ऐसे वादे लापरवाही से नहीं करने चाहिए। तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था कि इस तरह के वादे एक पूरे राज्य को गिरा भी सकते हैं। विंग ने वांगजी को एक निराशा से देखा।
तभी वांगजी ने कहा, आई मैं जानता हूँ ये एक गैर जिम्मेदाराना है, लेकिन अगर इस पर गहराई से सोचा जाए और विश्लेषण किया जाए तो यह लापरवाही नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है और मैं यह वादा किससे कर रहा हूँ, वो आप हैं, मेरी पत्नी, भविष्य की महारानी और सबसे बढ़कर मेरे लवर और मेरे बच्चों की माँ। तो मुझे इसके दुरुपयोग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आप इतना टेंशन ले रहे हैं। मैं कल लिखित दस्तावेज दे दूंगा। वांगजी ने मींग ने अपने सर को हिलाया और कहा, अब मुझे इस निर्णय के पीछे का सच और कारण बताओ। वहीं वांगजी अपने विचारों में खोया हुआ था। जब विंग ने वांगजी को उसके विचारों में खोया देखा तो उसने वांगजी को उसके विचारों से बाहर लाने के लिए उसे हल्के से हिलाया। तो वांगजी ने विंग की ओर देखा और उसे सब कुछ बताया। आई मुझे नहीं पता क्यों, मुझे डर है कि ऐसी स्थिति आएगी कि या तो मैं कोई गलती कर बैठूंगा या यहाँ रहूंगा ही नहीं। इसीलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि कुछ सावधानियां बरती जाएं और मेरी पत्नी किसी भी तरह की स्थिति को संभाल सकती है और मुझे गलतियां करने से भी बचा सकती है। विंग ने कुछ भी नहीं कहा, उसने बस वांगजी को गले लगा दिया। वहीं अगले दिन सभी ने अपनी नियमित दिनचर्या का पालन किया, सिवाय माँ और बेटी की जोड़ी के, जिन्हें पिछले दिन वांगजी से नकारात्मक उत्तर मिला था। वह भी एक नौकरानी के माध्यम से भेजा गया उत्तर, जिसने माँ और बेटी के लिए एक अधिक अपमानजनक और बना दिया। महारानी उनकी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वे दादी लान की सेवा में व्यस्त है, लेकिन उन्होंने वांगजी को विशेष दवा देने की में उनकी मदद की। सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में वांगजी को न केवल युद्ध के मैदान या मार्शल आर्ट में विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया, बल्कि कई जहर और दवाएं उस पर काम नहीं कर सकती। यही उनकी योजना है, वांगजी को न केवल मेनशिया बल्कि विंग के प्रति भी दोषी बनाकर उसे फंसाना। और अगर उनकी पहली योजना काम नहीं करती तो उनके पास प्लान बी भी था कि एक बार वांगजी ने एक रात के लिए मेनशिया के साथ रुका तो रानी उन्हीं बस इतना कहेंगी कि मिनसिया बेहोश वांगजी को देखभाल कर रही थी। बाद में वो कहेंगे कि उसकी बर्बाद हुई प्रतिष्ठा के कारण कोई मिनसिया से शादी करने को तैयार नहीं है और यह उन दोनों की शादी करवाने के लिए पर्याप्त होगा। विंग की दुर्घटना और महारानी के जहर दिए जाने के बारे में आसपास संदेह था। उत्तराधिकारी के जन्म के लिए कम होते समय ने उन्हें परिणामों के बारे में सोचे बिना ही कुछ करने से बेताब कर दिया। वहीं विंग बाहर हॉल में बैठकर वांगजी के नहाने का इंतजार कर रहा था। तभी माँ और बेटी की जोड़ी ने विंग से मिलने आई। उसने उन्हें अंदर आने की इजाज़त दे दी। उन दोनों माँ बेटी ने थोड़ा झुकते हुए कहा, ग्रीटिंग योर हाइनेस, और दोनों ने अपनी सीट ली। वहीं रानी उन्हीं ने कहा, आप कैसी हैं क्वीन? विंग ने उनकी ओर देखा और कहा, ग्रेट। तभी रानी उन्हीं कहा, क्वीन, चूंकि हम कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, इसीलिए हम आप दोनों को एक बढ़िया रात्रि भोज का आयोजन करना चाहते थे, लेकिन आपके भोजन पर अत्यंत गंभीरता से नज़र रखी जाती है, इसीलिए हम जोखिम नहीं उठा सकते और आपको भी बहुत अधिक घूमने फिरने में तनाव नहीं लेना चाहिए। इसीलिए हमने सोचा कि यह बेहतर होगा कि कम से कम राजा वांगजी हमारे द्वारा आयोजित रात्रि भोज की अध्यक्षता करें। वहीं इतना सुनते ही विंग का चेहरा और कोल्ड हो गया और उन दोनों को कोल्ड निगाहों से देखा। वो धीरे से खड़ा हुआ। वहीं विंग को खड़ा होते देख रानी उन्हीं और मेनशिया तुरंत खड़े हो गए। तभी विंग ने रानी उन्हीं को एक जोरदार थप्पड़ अपनी पूरी ताकत से मारा। वहीं रानी उन्हीं उसे अपने गालों में चुभन भरा दर्द महसूस हुआ। वो सदमे में आ गई। वहीं मेनशिया अपने स्थान पर एकदम फ्रोज होकर खड़ी रही। वो इस पत्नी से क्या उम्मीद कर सकते थे जिसे उनके पति को फंसाने की योजना के बारे में पता चल गया था। यह सही है, विंग ने अपने डियर हस्बैंड सहित रॉयल परिवार के किसी के प्रति भी रक्षा की ढिलाई नहीं बरती है। उसने कोल्ड टोन में कहा, यह केवल इसीलिए कि आप महारानी की दोस्त हैं, मैंने आपको छोड़ दिया। वहीं रानी उन्हीं और मिर्जिया दोनों ही चौंक गई। विंग ने उन्हें यहाँ इसलिए रहने दिया क्योंकि इसका असली कारण था कि वो इन्हें हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है। विंग ने मिनसिया की ओर देखते हुए कहा, मत सोचो, मैं तुम्हारी गतिविधियों के बारे में नहीं जानता। मैंने तुम्हें रोका नहीं क्योंकि मेरा लंजा ऐसा करने के लिए काफ़ी है, लेकिन जब तुम अपनी सीमाएं लागोगे
तब मैं तुम्हें फिर से याद दिलाऊंगा। बेहतर होगा कि तुम अपने लिए बुद्धि विकसित करो और अपनी माँ का साथ छोड़ दो। विंग ने उन्हें वांगजी का परीक्षण करने के लिए अपना खेल खेलने दिया, लेकिन अगर वो सस्ते खेलों का सहारा लेते हैं तो यह सबसे खराब खेल है। यह जोड़ी या तिकड़ी के लिए एक चेतावनी है। जल्दी कक्ष में उन दो प्राणियों से खाली हो गया। रानी ने जो गुस्से में वहां से गई थी, वहीं मिंसिया ने अपनी माँ का अनुसरण किया था। वीन खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी वांगजी ने वीन को पीछे से गले लगाया और उसके बाल अभी भी नहाने के कारण गीले थे। वहीं वीन ने सोचा कि वांगजी उसे शांत करने की कोशिश करेगा। वहीं वांगजी ने अपनी कर्कश और गहरी आवाज में कहा, तुम बहुत हॉट लग रहे हो। विंग उसकी आंखें चौड़ी हो गई और उसने उन दोनों के बीच में दूरी बनाते हुए कहा, मैं अच्छे मूड में नहीं हूँ। वो आराम से सोफे पर बैठ गया। वांगजी ने तुरंत विंग का पीछा किया और उसके पास बैठते हुए कहा, तुम हमेशा मूड में रहते थे, लेकिन अब तुम मेरी बातों को जवाब ही नहीं देते। उसने नकली निराशा दिखाई और अपने मन में कहा, बेशक मुझे पता है हम ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम सॉफ्ट रोमांस कर सकते हैं, इसमें क्या बुराई है। वहीं विंग उसे अचानक अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने उसे पकड़ लिया। वांगजी ने चिंतित और घबराई हुई आंखों से विंग को और देखा और कहा, दर्द इतना जल्दी क्यों आया? अभी तो 2 सप्ताह बाकी हैं। उसने चिल्लाना स्टार्ट किया, मिंसी, शुयांग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल। बाय बाय।